हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है राहु से डरे नहीं। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, खासकर ज्योतिष जगत में लोगों को राहु और केतु के नाम से डराया जाता है। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिसके नाम पे लोग अपनी झोलियां भरा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहु जैसे ग्रह से बड़े बड़े राजयोग बनते हैं। राहु केतु बड़े बड़े राजयोग का निर्माण करते हैं। आज उसी पे चर्चा करते हुए हम आज राहु के विषय में बताएंगे। राहु से बनने वाले राजयोग। आज हम राहु से बनने वाले राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कब राहु राजयोग कारक होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु को किसी भी राशि का कारकत्व तो नहीं दिया गया है। राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व तो नहीं दिया गया है। राहु किसी भी भाव का स्वामी नहीं होता है। और दूसरा कथन यह है कि कब किस भाव में राहु उच्च का और किस भाव में राहु नीच का होता है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हम इस मतांतर के उलझनों में न पड़ करके आपको कुछ नियम ऐसे बताते हैं जिसको देख करके आप आसानी से किसी के भी कुंडली में लगा करके राजयोग को देख सकते हैं। पहले के समय में जिस काल में ज्योतिष लिखा गया, उस समय राजयोग का मतलब यही हुआ करता था कि जब ज्योतिष लिखा गया उस एरा में बहुत बड़ी बड़ी रियायतें हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे। लेकिन आज राजा प्रथा नहीं है, राजप्रथा खत्म हो गया। तो उसे देश काल के हिसाब से हमें लगाना चाहिए। राज योग का मतलब होता है वह व्यक्ति जिस ही फील्ड में, जिस कार्य में अपने हाथ को डालेगा वहां पे उसे सफलता मिलेगा। वह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से वह खुशहाल रहेगा, उसी को राजयोग कहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बड़े बड़े राजयोग देता है। तो राहु को समझने के पहले हमें ये देखना है कि राहु किस भाव में अच्छे फल देते हैं। तो मैं दो नियम को यहां पे बताऊंगा और उसको मैं उदाहरण कुंडली से भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं। पहला नियम ये है, राहु यदि पहले घर, पांचवें घर, 10वें घर भाव में हो और कुंडली के अकॉर्डिंग कुंडली में वह पृथ्वी तत्व राशि, जैसा कि पृथ्वी तत्व राशि 2, 7, 10, दूसरी राशि मतलब वृषभ, तुला, मकर, ये हमारा पृथ्वी तत्व राशि है। और वायु तत्व राशि 3, 7, 11, अर्थात 3, 7, 11 राशि में यदि इन दो राशियों में कुंडली के एक मतलब लग्न में, पंचम भाव में या दशम भाव में राहु बैठा हो और उसके जो वह पृथ्वी तत्व या वायु तत्व की राशि में हो तो राजयोग कारक होता है। लेकिन इसमें दूसरी शर्त को हम नहीं लगाते। दूसरा शर्त भी इसमें लगाना पड़ेगा। दूसरा शर्त ये है, उसके स्वामी यानी जिस भाव में बैठा हो, जैसे मान लो यहाँ पे राहु बैठा है, तो राहु जिस भाव में बैठा है, जैसे इस कुंडली में राहु जहां पर बैठा है, जैसे यहां पे राहु बैठा है, तो राहु जिस भाव में बैठा है
उसके डिस्पोजिटर, उसके स्वामी उसे 1 2 3 4 चौथे दृष्टि से यहां देख रहे हैं। तो इस नियम में ये बताया गया है इसके राशि स्वामी उस भाव को न देखते हो, तब जाकर के ये नियम लगता है। क्योंकि यहां पर पहले भाव, 5वें भाव और 10वें भाव को इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले भाव से हम शरीर का विचार करते हैं, सेल्फ का विचार करते हैं, स्वयं का विचार करते हैं। पहला भाव शारीरिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, 5वां भाव बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, 10वां भाव शारीरिक कार्य को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति वही सफल होता है जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो 10वां भाव मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन वह सफल क्यों नहीं होता, वह उद्योगपति क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि वह पंचम भाव का प्रयोग नहीं करता, अर्थात बौद्धिक क्षमता उसके पास उतना अच्छा नहीं होता। पंचम भाव हमारे बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो 5वें भाव को इसीलिए शामिल किया गया है। पहला भाव, 5वां भाव और 10वें भाव में राहु बैठा हो और वह पृथ्वी तत्व या वायु तत्व के राशि में हो तथा जिस भाव में बैठे हो उसके राशि स्वामी उसे दृष्टि न डाले तो वह राजयोग कारक होता है। उसके ये पहला एग्जाम्पल का मैं यहां पे दिखा रहा हूं। जैसे ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में हम देखेंगे राहु यहां पर 10th में बैठा है, पहली शर्त पूरा कर लिया, 10th में बैठ गया। अब दूसरा शर्त है इसके राशि स्वामी इसको न देखें। तो यहां पर इसके जो राशि स्वामी है, इसके जो डिस्पोजिटर हैं, इसके डिस्पोजिटर यहां तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में भी ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अच्छी स्थिति होने का मतलब ये यहाँ पे ये मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी दृष्टि नहीं जा रही है, तो यह राजयोग कारक है। ये जिस जातक की कुंडली है, ये राहु की दशा में, ये जो है राहु की दशा में केमिकल फैक्ट्री में बहुत बड़े पोस्ट पे रहे, क्योंकि राहु रसायन का कारक होता है, केमिकल का कारक होता है। इन्होंने केमिकल के फैक्ट्री में बहुत बड़े पोस्ट इनको मिला और आज ये करोड़ों में खेल रहे हैं। दूसरा जो नियम है उस नियम पर हम प्रकाश डालेंगे। दूसरा नियम यह कहता है यदि राहु 1 5 10 भाव में हो, मतलब पहले 5वें या 10वें घर में हो और जिस भी भाव में बैठा है उसके डिस्पोजिटर बली हो, उसका राशि स्वामी बली होकर के बैठा हो, तो वह राजयोग कारक होता है। जैसे यहाँ पर राहु जिस घर में बैठा है, राहु के यहाँ पे राहु का डिस्पोजिटर मतलब राशि स्वामी कौन हुआ? राहु के राशि स्वामी यहाँ पे ये वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के स्वामी जो हुए वो शुक्र हुए, तो शुक्र इसके डिस्पोजिटर है। तो शुक्र यहाँ पर 3rd हाउस में बैठा है और ये मूल त्रिकोण में बैठा है। मूल त्रिकोण में कोई ग्रह जब बैठ जाता है तो वह अधिक बली हो जाता है, वह उसका सबसे फेवरेट हाउस होता है। यहाँ मूल त्रिकोण में बैठने के कारण ये जो है पहली बात तो स्वराशि का है, उसके बाद मूल त्रिकोण में है, तो इनको राजयोग मिला। इस कुंडली में देखते हैं ये दूसरे शर्त को यहाँ पर भी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ राहु अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, राहु पंचम भाव में बैठा है, अग्नि तत्व की राशि में भारी साइन में होने के कारण यहाँ पर, लेकिन ये शर्त नहीं पूरा कर रहा है। लेकिन ये मैं दूसरे शर्त के उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अग्नि तत्व के राशि में बैठा है और इसके जो डिस्पोजिटर है, इसके जो राशि स्वामी है उसको डिस्पोजिटर बोलते हैं। तो इसके राशि स्वामी
मेष के राशि स्वामी मंगल होते हैं। मंगल यहाँ उच्च के होकर के बैठे हैं। मंगल धन भाव में उच्च के होके बैठे हैं। यहाँ पर मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ पर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। ये मनुष्य, ये जातक की जो कुंडली है, ये राहु की महादशा में, जैसा कि पंचमेश धन से संबंध बना रहा है, तो ये जो है शेयर मार्केट में बहुत अच्छा इनकम प्राप्त किए और अभी शेयर मार्केट में इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये जो है करोड़ों में खेल रहे हैं। इस प्रकार से आगे भी मैं आपको इसके नियम बताता हूं। यहाँ पर देखिए, तीसरा नियम ये है, राहु दशम में बैठा हो, राहु 10वें भाव में हो और पंचम के साथ हो तो राजयोग कारक होता है। यहाँ पे राहु दशम में बैठा है, राहु वायु तत्व में बैठा है और केतु यहाँ पे उसके ठीक सामने, क्योंकि 7वें घर में बैठता है, ठीक उसके सामने बैठा है। यहाँ पर जैसा कि पहला नियम है, राहु यदि दशम में बैठा हो और पंचम के साथ हो तो राजयोग कारक होता है। यहाँ पे राहु दशम में है और पंचम के साथ या नवम के साथ, यहाँ पर नवमेश के साथ सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मंगल होता, जैसे पंचम के साथ अगर मंगल भी होता तो भी राजयोग कारक होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र ये 1 2 3 4 ये केंद्र होता है और ये 1 5 9 ये केंद्र त्रिकोण होते हैं। लग्न जो है केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। यहाँ पर यदि मान लो ये मंगल यहाँ न हो करके मंगल यहाँ होता, यहाँ पे मंगल है, मान लो यहाँ मंगल बैठा है और यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, मंगल राहु दशम में हो और पंचमेश के साथ संबंध बनाए तो राजयोग कारक होता है। दूसरा, राहु पंचम में बैठा हो और दशमेश के साथ हो, अर्थात राहु यहाँ हो और दशमेश क्या है, बुध जो है यहाँ पे बैठ जाए, इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए तो भी ये राजयोग कारक हो जाएगा। यहां से यहाँ पे केतु हो जाएगा और ये मंगल यहाँ से मान लो यहाँ पे बैठा है। अब इस राशि के लिए दूसरा जो नियम है, राहु पंचम में हो, राहु 5वें घर में बैठा हो और दशमेश के साथ संबंध बनाए तो राजयोग कारक होता है। इसी तरह से राहु लग्न में बैठा हो और दशम के साथ हो, राहु मान लो यहाँ लग्न में बैठा हो और दशमेश बुध के साथ हो तो भी राजयोग कारक होगा। ये जो है छह नियम हो गया। 7वां नियम जो है, ये राहु का 2 राजयोग कारक केंद्र और त्रिकोण, केंद्र का स्वामी जैसे यहाँ पे गुरु है और त्रिकोण का स्वामी मंगल है। मंगल और गुरु यदि कहीं पर बैठे हो, जैसे इस कुंडली में मान लो यहाँ पे लग्नेश लग्न में बैठा है, पंचम का स्वामी मंगल यहाँ बैठ जाए और साथ में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कारक हो गया और यहाँ पे राहु भी बैठ जाए तो और ही प्रबल हो जाता है, क्योंकि राजयोग 2 राजयोग बन रहे हो, 2 ग्रहों से राजयोग बन रहा हो, वहां पे राहु बैठ जाएगा तो और भी प्रबल राजयोग होता है। ये 7 नियम है, इसको आप याद करके रखें। इसे अपनी अपनी कुंडली पे लगा करके देखिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप इनबॉक्स में
लिख सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और मैं प्रत्येक दिन अब शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन भी शुरू करने वाला हूं, जो मैं यूट्यूब अपने ही चैनल पे लाइव रहूंगा और आपसे डायरेक्ट साक्षात्कार होगा। आप अपने प्रश्न रख सकते हैं।